प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा पाठ 10 लाख का घर का अध्ययन शुरू करेंगे। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि दुर्योधन को पांडवों का शरीर बल व उनकी युद्ध कुशलता देखकर बहुत जलन होती है। धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति द्वेष निर्माण करते हैं और पांडवों को कुछ बहाना निकालकर वारणावत के मेले में भेज देते हैं। फिर वारणावत जाकर पांडवों के साथ दुर्योधन क्या क्या योजनाएं बनाता है, यह आज हम लाख का घर इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन बर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। तो भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। अभी भीमसेन और अर्जुन की युद्ध कुशलता और शरीर बल को देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। वह हमेशा यही सोचने लगा कि पांडवों का नाश कैसे हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे और इस कुमंत्रणा यानी बुरी योजना, तो कुमंत्रणा के सलाहदार उसका मामा शकुनी था और कर्ण था। फिर बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। धृतराष्ट्र बहुत ही बुद्धिमान थे, तेज थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। तो धृतराष्ट्र को अपने भतीजों से प्यार था, परंतु अपने पुत्रों से अधिक मोह था, अधिक प्रेम था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे, यानी अटल निश्चय लेने की उनमें क्षमता नहीं थी। इसलिए वे किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। तो यहाँ धृतराष्ट्र को दुर्योधन बुरे रास्ते पे चल रहा है यह मालूम था, फिर भी उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे।
युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। तो यहाँ पर इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ पर पांडवों की लोकप्रियता दिन भर दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। सभी लोग यही चाहते थे कि युधिष्ठिर ही राजगद्दी पर बैठने योग्य हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था, परंतु उनकी अचानक मृत्यु होने के कारण धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए थे, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज का भार युधिष्ठिर को दिला दे। तो यहाँ पर सभी यही चाहते थे कि पितामह भीष्म को धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला देना चाहिए। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। तो युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे, ये सभी प्रजा को आशा थी। जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। यानी पांडवों की लोकप्रियता देखकर वे और भी अधिक उन पर जलने लगे, कुढ़ने लगे। अभी आगे देखते हैं। तो एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहारा जाएगा। तो एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। तो धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर एक दिन दुर्योधन पिताजी से कहने लगा कि आप जन्म से आंधे होने के कारण राज्य से वंचित रहे। राज्य सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई और आप बड़े होने के बावजूद भी छोटे भाई के हाथ में राज्य सत्ता चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। तो युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो कई पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। यह अपमान हमसे सहा नहीं जाएगा। ऐसे दुर्योधन अपने पिताजी से कहता है। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। तो यहाँ यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। तो दुर्योधन की बातें सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है,
लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। लेकिन उन्होंने अपना मत प्रकट किया और बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी ठीक नहीं होगा। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान प्रेम करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है और इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहती है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। तो यहाँ दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। तो यह सुनकर दुर्योधन कहने लगा कि पिताजी आप कोई न कोई बहाना बनाकर पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। यह पिताजी से दुर्योधन कह देता है। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। इस बीच अपने पिता पर अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। तो इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के लिए कुछ कूटनीतिज्ञों को यानी बुरे काम करने वालों को अपने पक्ष में मिलाया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। तो यहाँ पर वे बार बार धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध भड़काने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। तो इसमें कर्णिक नाम का जो ब्राह्मण था वो शकुनी का मंत्री था। उसके बाद उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। तो यहाँ पर उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद उन्हें बताया। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। और उन्होंने कहा कि जो सुख संपन्न है उन्हीं को संसार में श्रेष्ठ कहा जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी है। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। यहाँ पर पांडव तो शक्तिशाली है, कुशल योद्धा है, तो उनसे आप अपनी रक्षा कर लो, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। ऐसे उन्होंने उन्हें समझाया। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दे तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से
लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। तो यहाँ कर्ण की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे। तो कर्ण की बातों पर यह विचार करने लगा धृतराष्ट्र कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दे तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। और उतने में ही दुर्योधन ने कहा कि आप पांडवों को वारणावत भेज दे तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें भी उनसे कोई खतरा नहीं होगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठ पोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। यानी दुर्योधन और उसके सभी साथी धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध भड़काते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी और आखिर में अपने बेटे की बात उन्हें माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। तो वारणावत की प्रशंसा सुनकर पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। मेले में जाने की उन्हें उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। तो उन्होंने खुद आकर पांडवों ने धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। तो धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बहुत खुश हुए और अपनी माता कुंती के साथ वारणावत जाने के लिए वे तैयार हो गए। अभी आगे पढ़ते हैं। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनि के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय
उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा और वह अपने साथियों के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का यानी मार डालने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन को बुलाकर उन्होंने एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया। तो उन्होंने पूरा काम सफलता से करने का वचन दिया दुर्योधन को और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। तो एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर वह पांडवों से पहले ही वारणावत जाके वहीं पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया और उन्होंने उन्हें ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल जैसे जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर वहाँ भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। समझो पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो वहाँ उन्होंने और एक प्रबंध रखा था रहने के लिए। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निश्चंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। यानी दुर्योधन की योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और बाद में उस भवन में आग लगा दी जाए, तो पांडव जलकर क्या हो जाएंगे, राख हो जाएंगे और कौरवों पर यानी उन पर कोई भी दोष नहीं लगाएगा। ऐसे उन्होंने योजना वहाँ पर की। तो बच्चों, लाख का घर यह कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।